हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक्स जो हैं वो एक एक करके अपनी जो पॉलिसी गाइडलाइन है वो जारी कर रही है रिगार्डिंग जो लोन बोरोवर्स हैं उनको जो सेकंड वेव से जो इफ़ेक्टेड हैं उनको रिलीफ देने के लिए। तो बैंक्स ने वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की जो पॉलिसी है वो अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट कर दी है और साथ में कुछ बैंक्स ने जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं जो कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें सबमिट करना है बैंक में, वो भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने डाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैंक्स जो हैं वो जो रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो केस टू केस बेसिस के ऊपर करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये है कि जो अकाउंट है लोन बॉर्वर का वो 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी रेजोल्यूशन 1 लिया था वो लोग रेजोल्यूशन 2 में एलिजिबल नहीं हैं। रेजोल्यूशन 2 के अंदर मॉनिटोरियम और रीशेड्यूलिंग की दोनों की ऑप्शंस हैं और 2 साल तक की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो लोग रेजोल्यूशन 1 के अंदर बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पीरियड के लिए एलिजिबल रहेंगे, जैसे कि रेजोल्यूशन 2 में 2 साल तक का मॉनिटोरियम या फिर 2 साल तक की टेन्योर की रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं और उन्होंने रेजोल्यूशन 1 में 6 महीने का मॉनिटोरियम या उन्होंने 1 साल का मॉनिटोरियम या फिर 1 साल की रीशेड्यूलिंग कराई हुई थी। तो ऐसे जो लोन बॉर्रोवर्स हैं उन लोन बॉर्रोवर्स को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पीरियड का ही बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जिन्होंने 1 साल की रीशेड्यूलिंग करा ली है वो और एडिशनल रीशेड्यूलिंग करवा सकते हैं 1 साल के लिए। दोस्तों, जो ये वाली पॉलिसी अब आई है रेजोल्यूशन 2 के अंदर बैंक्स जो लेके आया है वो केस टू केस बेसिस के ऊपर डील करेंगे और इसके अंदर रिटेल बॉर्रोवर्स भी कवर रहेंगे, स्मॉल बॉर्रोवर्स भी कवर रहेंगे, ट्रेडर्स भी कवर रहेंगे और एमएसएमई भी कवर रहेगी। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं रिटेल बॉर्रोवर्स की, यानी कि पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स, आपके हाउसिंग लोन्स, ये सारे जितने भी हैं ये रिटेल लोन्स के कैटेगरी के अंदर आएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केस टू केस बेसिस के ऊपर बैंक जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अब जो लोन बॉर्रोवर्स हैं, सपोज़ कीजिए जो होम लोन बॉर्रोवर्स हैं वो सैलरीड होम लोन बॉर्रोवर्स भी हैं और नॉन सैलरीड भी हैं। अगर हम बात करते हैं सैलरीड बॉर्रोवर्स की, तो जो सैलरीड बॉर्रोवर्स कोविड की सेकेंड वेव से इफ़ेक्टेड हैं, फाइनेंशियल क्रंच में हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई भी लोन बॉर्रोवर है, वो सैलरीड लोन बॉर्रोवर है और उसको जो कंपनी है उसने उसकी सैलरी को जो है वो कट कर दिया है या इंसेंटिव को कम कर दिया है या पर्क्स जो है वो होल्ड पे डाल दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेस तो आता ही है। तो दोस्तों, ऐसे जो होम लोन बॉर्रोवर्स हैं वो अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन के साथ अपनी सैलरी स्लिप और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो बैंक को सबमिट कर सकते हैं, ताकि बैंक को ये क्लियर हो जाए कि उनका सपोज़ कीजिए कि सैलरी कट हुआ है 20% से या 25% से, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भी 20-25% से उनका सैलरी कट हुआ है। तो अभी जो उनकी ईएमआई जितनी वो पे कर रहे हैं उस ईएमआई के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, रीशेड्यूलिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वो जो है अपना टेन्योर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि टेन्योर को इंक्रीज़ करने के बाद उनकी जो मंथली ऑब्लिगेशन रहेगी, मंथली ईएमआई की जो लाइबिलिटी रहेगी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों, जो सैलरीड बॉर्रोवर्स कोविड की इस पेंडेमिक से इफ़ेक्टेड हैं या फिर वो उनकी फैमिली में कोई इफ़ेक्टेड है, तो ऑब्वियसली मेडिकल के जो हैवी बिल्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन और एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी आती है। तो वो जो सैलरीड बॉर्रोवर्स हैं वो एप्लीकेशन के साथ मेडिकल के बिल्स भी एनक्लोज कर सकते हैं, अपने भी लगा सकते हैं और जो फैमिली मेम्बर्स के डिपेंडेंट्स के हैं वो भी लगा सकते हैं, वो भी एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस रहा है कोविड पेंडेमिक की से जो पेशेंट्स इफेक्टेड रहे हैं। जो सैलरीड बॉर्रोवर्स हैं और किसी रीज़न की वजह से
वो जॉबलेस हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट चली गई है, वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ। जो रिलीविंग लेटर है लास्ट एम्प्लॉयर का, साथ में बैंक स्टेटमेंट है जो जिसके अंदर उनकी सैलरी आती थी, भाई पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है या 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है या मार्च के बाद एम्प्लॉयमेंट चली गई है, तो वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अकॉर्डिंगली बैंक जो है एप्लीकेशन के ऊपर डील करेगा और उन्हें मॉनिटोरियम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। वो भाई 6 महीने का या 12 महीने का मॉनिटोरियम ले सकते हैं। साथ में एक जस्टिफिकेशन उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी बैंक के अंदर कि जो उनके फ्यूचर के कैश फ्लोज़ हैं, फ्यूचर के कैश फ्लोज उनके किस तरह से रहेंगे 6 महीने बाद। अगर वो मॉनिटोरियम लेते हैं तो 6 महीने बाद जो है प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा, EMI को किस तरह से वो पे करेंगे, तो वो साथ में एक डिक्लेरेशन उनको और देनी होगी। क्योंकि जैसे कोई भी एम्प्लॉई है और किसी रीज़न की वजह से उसकी नौकरी चली गई है, तो वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद नौकरी अगर कहीं और ज्वाइन करता है तो अकॉर्डिंगली जो है उसका कैश फ्लो जो है वो दोबारा से आएगा। 6 महीने बाद जैसे कैश फ्लो आता है तो थोड़ा टाइम सेटल होने में लगता है, तो उसी हिसाब से वो मॉनिटोरियम अपना जो है बैंक से अवेल कर सकता है और बैलेंस पीरियड के लिए वो रीस्ट्रक्चरिंग ले सकता है, ताकि जो फ्यूचर की उसकी EMI की लायबिलिटी है वो अकॉर्डिंगली वो जो है कम हो जाए। उसी तरह से दोस्तों, जो सैलरीड बोरोवर्स हैं और सैलरीड लोन बोरोवर्स के जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं कोविड-19 से, इवन कि जो बोरोवर्स जिनकी किसी रीज़न की वजह से, कोविड की वजह से डेथ हो गई है या को बोरोवर की डेथ हो गई है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक को अप्रोच करके वो मॉनिटोरियम प्रपोज़ कर सकते हैं या लोन की जो टेन्योर की रीशेड्यूलिंग है उसको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सैलरीड बोरोवर्स हैं वो होम लोन के अंदर जो लायबिलिटी है उनकी EMI की, उसमें वो रिलीफ ले सकते हैं। उसी तरह से ऑटो लोन्स और व्हीकल लोन्स के जो बोरोवर्स हैं, सैलरीड बोरोवर्स हैं, वो भी अकॉर्डिंगली अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देके बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि वो रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग कर लें या फिर जॉब लॉस के केस के अंदर मॉनिटोरियम प्रपोज कर सकते हैं, तो वो मॉनिटोरियम अवेल कर लें। उसी तरह से दोस्तों, जो हमारे नॉन सैलरीड बोरोवर्स हैं, यानी कि जो कि बिजनेसेस में हैं, उन्होंने होम लोन ले रखे हैं, उनके भी जो एप्लीकेशंस हैं उसके साथ वो जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपना दे सकते हैं। जैसे कि सेल की डिक्लाइन हुई है, क्योंकि बिजनेसेस सारे शटडाउन थे, सेल की डिक्लाइन हुई है, नेट प्रॉफिट गिरा है, तो अकॉर्डिंगली जो लोन की लायबिलिटी है उसको देना उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। तो जो फाइनेंशियल क्रंच है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैंक को वो जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। GST रजिस्टर्ड फर्म्स जो हैं वो अपनी 6 महीने की GST से अपनी जो डिक्लाइन इन सेल है उसको वेरीफाई करवा सकते हैं बैंकर्स को, या फिर वो अपने CA से, अपने ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं सेल्स को लेके, जिसके अंदर जो है सेल्स रिफ्लेक्ट कर जाएगी क्लियरली कि सेल्स जो है वो डिप हुई है। साथ में कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो कॉन्टीन्यूसली काफ़ी टाइम से जो है वो शटडाउन ही हैं, जैसे टूर एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस है, होटल इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये काफ़ी लंबे अरसे से बंद हैं। ये बैंक को जाके अप्रोच कर सकते हैं और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है बैंक को अप्रोच करके वो जो है अपना मॉनिटोरियम भी ले सकते हैं और वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर वो जो है टेन्योर की रीशेड्यूलिंग भी करवा सकते हैं। दोस्तों, जो नॉन सैलरीड बोरोवर्स हैं, यानी कि बिजनेस मैन हैं और वो कोविड से भी इफ़ेक्टेड हैं, कोविड से अगर ये इफ़ेक्टेड हैं तो वो अपने मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स भी साथ में लगा सकते हैं। और सपोर्टिंग के अंदर बैंक्स जो हैं इन सब केसेस को कंसिडर करेगा, मॉनिटोरियम के लिए भी करेगा एज वेल एज वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी करेगा। टेन्योर को बढ़ा सकते हैं ताकि मंथली ऑब्लिगेशन जो है अकॉर्डिंगली कम हो जाए। दोस्तों, उसी तरह से जिन बोरोवर्स ने रेंट के अगेंस्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं, यानी कि LRD लीज रेंटल डिस्काउंटिंग ली हुई है, उस केस के अंदर अगर ये जो ऑब्लिगेशन है वो पे होती है रेंट से, तो अगर रेंट नहीं आ रहा है तो अकॉर्डिंगली वो जो है बैंक को अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसके अंदर रेंट आता था,
और रेंट आना बंद हो गया है तो उससे वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि रेंट अभी जो है टेनेंट से नहीं आ पा रहा है ड्यू टू कोविड सेकेंड वेव, और फ्यूचर में 2 महीने बाद 3 महीने बाद रेंट जो है रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मॉनिटोरियम अकॉर्डिंगली अवेल कर सकते हैं, या फिर अपनी टेन्योर की जो है वो रीशेड्यूलिंग करवा सकते हैं। रीशेड्यूलिंग करवा के, जैसे जिसका 10 साल का है वो 12 साल करवा सकता है, 2 साल का एक्सटेंशन ले सकता है। तो इस तरह से वो जो मंथली ऑब्लिगेशन होगी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी EMI है वो रेंट से ही पे होनी है और रेंट आ नहीं रहा है। तो जब रेंट आ नहीं रहा है तो उससे जो है दिक्कत कहीं ना कहीं पर EMI को पे करने की रहेगी। वो मॉनिटोरियम अवेल कर ले, या फिर फ्यूचर में जो है वो अपना वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर अपनी EMI को रीशेड्यूल करवा लें। दोस्तों, उसी तरह से जो एजुकेशन लोन के बोरोवर्स हैं, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं काफ़ी लंबे अरसे से अभी क्लोज़ चल रही हैं, कोर्सेज़ जो हैं वो डिले हैं, कोर्सेज़ कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि कब तक जो है उनका फाइनल कोर्स एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होने के लिए। क्योंकि जो कंडीशंस रहती हैं एजुकेशन लोन्स की वो भी यही रहती है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक का मॉनिटोरियम बैंक्स एक्सटेंड करते हैं उनको, या फिर जॉब के बाद आफ्टर 6 मंथ्स उनको अपनी EMI पे करनी होती है। तो जो बोरोवर्स जिनके अभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो भी ले सकते हैं बेनिफिट। वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो उनकी टेन्योर होगा उसकी रीशेड्यूलिंग हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जो बोरोवर्स अपनी एजुकेशन लोन बोरोवर्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, 6 महीने पहले कंप्लीट हो गई है और अभी जॉब नहीं है, वो भी बैंक को अप्रोच करके अपने टेन्योर की रीशेड्यूलिंग करवा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है उनकी जो लोन की लाइबिलिटी होगी वो एक्सटेंड हो जाएगी, मॉनिटोरियम पीरियड और ज़्यादा वो अवेल कर सकते हैं। क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक का मॉनिटोरियम रहता है, और अगर ये जॉब नहीं मिलती है तो वो टाइमली अगर जो बैंक को अप्रोच करके इन्फॉर्म कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली जो है उनकी EMI जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बैंक्स जो हैं वो केस टू केस बेसिस के ऊपर डील करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम रिटेल लोन्स जो हैं वो इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं, लेकिन जो गोल्ड लोन्स हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन्स रेज किए हुए हैं, या फिर जो लोन्स शेयर्स स्टॉक्स के अगेंस्ट लिए हुए हैं, सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लिए हुए हैं, वो इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से जो ऑटो लोन्स हैं उसके अंदर जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो लोन्स हैं वो कवर नहीं रहेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बैंक्स जो हैं वो केस टू केस बेसिस के ऊपर डील कर रहे हैं। जो रिटेल बोरोवर्स जिन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है वो भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी रिस्ट्रक्चरिंग या रीशेड्यूलिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन रहे बैंक के पास वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ रहेगी तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि बैंक्स की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो लोग डायरेक्टली इफेक्टेड हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव से उनको ये बेनिफिट दिया जाए। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं अभी यहीं पर ही सम अप करता हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा और आपको कुछ और केसेस जो हैं किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक के आगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोन बोरोवर्स ने वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ले रखी हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स ले रखी हैं, और MSME बोरोवर्स जो हैं वो किस तरह से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक्स के आगे, ये सारे टॉपिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो अपडेटेड रहेंगे जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है उसको अपलोड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।